Hello everyone, very warm welcome to Guru Mantra Academy. I hope you all are doing well and fine. I am Arpit Chaturvedi, your educator, and here I am with another important lecture of the GATE botany syllabus that we are covering for our upcoming examination. So in this class I will be discussing about the transgenic and agricultural application what are transgenic animals or organisms, and what are the major agricultural applications of RDT, of making transgenics. ओके, तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. तो बेसिकली अगर आप मुझसे पूछो, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ हर क्लास के पहले, तो ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है, या ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तो ट्रांसजीनिक की हम लोग ऑलमोस्ट बात कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि क्या होता है ट्रांसजीनिक. तो मतलब यही है, ट्रांस कोई फॉरेन जीन को इंसर्ट कराना और कोई रिकॉम्बिनेंट बनाना. ठीक है, तो जब किसी फॉरेन जीन को हम एक ऑर्गेनिज्म से लेते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंकॉर्पोरेट कराते हैं, तब उस ऑर्गेनिज्म को हम कहने लगते हैं जीएमओ, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. हो सकता है वो प्लांट हो सकता है वो एनिमल हो, लेकिन क्योंकि हम लोग बॉटनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो वी विल फोकस ऑन दी प्लांट पार्ट. ओके, सो अगर हम बात करें यहाँ पे हमको ऐसा क्या देखने को मिल रहा है, क्या कहते हैं आपके ट्रांसजीनिक जो प्लांट्स हैं उसमें, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्टरी पार्ट देन वी विल गो टू द एप्लीकेशन पार्ट. ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इस बारे में हम बहुत अच्छे से एक चीज़ जानते हैं कि हम बहुत ग्रेडी हैं, मतलब एज बीइंग ह्यूमन बीइंग हम बहुत ग्रेडी हैं. हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए हर सब कुछ अच्छा. ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हमें ये मौका देती है कि इसको यूज़ करके हम अपनी ग्रेडीनेस को पूरा कर सकें. मतलब अगर कोई एक क्रॉप है, अगर कोई एक प्लांट है और वो अपने नेचुरल स्टेट में उतना अच्छा नहीं है, मतलब हो सकता है कि उसकी यील्ड कम हो सकता है कि उसका मतलब जो टेस्ट है वो कम हो सकता है कि उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो, तो हम कोशिश करते हैं उसकी यील्ड बढ़ाने की, उसकी क्वालिटी बढ़ाने की, उसमें और इम्प्रूव्ड चीज़ें लाने की. अभी इम्प्रूव्ड चीज़ें आएंगी कैसी? ये इम्प्रूव्ड चीज़ें आएंगी किसी और ऑर्गेनिज्म से, किसी और प्लांट से जिसमें वो पहले से होंगी. अब पहले से होंगी कैसे? उसमें कोई ना कोई स्पेसिफिक उस कैरेक्टरिस्टिक के लिए जो हमें पसंद है कोई जीन होगा. ठीक है, तो हम उस जीन को कट करें और इस टारगेट प्लांट पे इंकॉर्पोरेट करा दें. जब हम इंकॉर्पोरेट करा देंगे तो हमको बढ़ी हुई यील्ड, क्वालिटी, रेजिस्टेंस, डिजीज रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी जैसा हमें चाहिए होगा. तो ये हमें कौन करने का मौका दे रहा है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. और इसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं? इसकी मदद से हम कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग. इसकी मदद से हम कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग. ओके, तो recombinant DNA technology is basically a technology that uses enzymes to cut and paste together DNA sequences of interest. जैसे सीक्वेंसेस हमको, जो सीक्वेंसेस हमको डीएनए के जहाँ चाहिए हम उसे वहाँ रख पाए. ठीक है, तो जो हमारे रिकम्बाइंड डीएनए सीक्वेंसेस हैं वो क्या हो सकते हैं, आराम से वेक्टर में प्लेस किए जाते हैं और फिर उनको एक्सप्रेस कराया जाता है सुइटेबल होस्ट सेल में जहाँ भी उनकी ज़रूरत होती है. ठीक है, इस तरीके से हम इसको काम करते हैं. तो होता क्या है कि हमें कई सारी प्रोसेसेस को लेकर गुजरना पड़ता है. सबसे पहली प्रोसेस तो क्या होगी, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, मतलब जो डिज़ायर्ड जीन आपको चाहिए वो जीन आपको कहीं से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो उस जीन को हम सबसे पहले स्टेप में तो एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि उसे कट आउट करते हैं वहाँ से. जब वो निकल आता है फिर हमें उसकी ढेर सारी कॉपी बढ़ानी पड़ती है ताकि हम जो ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी है उसे बढ़ा सकें. तो हम उस ढेर सारी कॉपी को दो तरीके से बढ़ा सकते हैं. या तो हम सेल फ्री मीडियम यूज़ करें जैसे कि पीसीआर, या फिर हम ई कोलाई सेल्स को यूज़ करें या ईस्ट सेल को यूज़ करें उसको एक्सप्रेस उसको मतलब एम्पलीफाई करने के लिए. तो अगर हम पीसीआर यूज़ करें या सेलुलर मीडियम यूज़ करें, उसको एम्पलीफाई करें और फिर अपने टारगेट सेल्स पे क्या करें, उसको टारगेट सेल्स में इनकॉर्पोरेट करवा दें, तो तब वो डीएनए की जो ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी होगी वो बढ़ जाएगी, उन सेल्स की ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी बढ़ जाएगी. ठीक है, तो इस तरीके से फिर हम ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक एनिमल बना सकते हैं.
ठीक है। तो अगर हम बात करें एप्लीकेशंस आरडीटी जो हमारे सामने निकल के आ रही है कि क्या होती है रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस, तो बेसिकली यहाँ पे क्योंकि हमें एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना है, तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे पास जैसे कि हम देखते हैं प्लाज्मिड है जो हमको देखने को मिलता है बैक्टीरियम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस में, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस में। क्यों? क्योंकि ये प्लांट पे इन्फेक्ट करता है, ठीक है, ये प्लांट पे इन्फेक्ट करता है नॉर्मल जब होता है, जब इसमें हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए होते हैं इसके डीएनए में, तब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस अपना एक डीएनए का पार्ट जिसको हम कहते हैं टी डीएनए या ट्रांसफर डीएनए, उसको प्लांट के अंदर डालता है और वो ट्यूमर बनवाता है, ठीक है, गॉल डिजीज ट्यूमर बनवाता है। तो इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस के नेचुरल प्लाज्मिड से, या हम ये कह लें उसकी टेंडेंसी जो कि टी डीएनए को अपने अंदर से निकाल के भेजने की है, उसको हम यूज़ करते हैं प्लांट सेल्स को प्लांट सेल में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालने के लिए। कैसे? इस टी डीएनए के हार्मफुल जितने भी जीन्स हैं जो कि ट्यूमर बनवाते हैं प्लांट्स में, उसको हम रिमूव कर देते हैं और वहाँ पे हम वो जीन्स रखते हैं जो हमें चाहिए, जो हम चाहते हैं कि वहाँ जाए, प्लांट के अंदर जाए, ठीक है। जो साइंटिस्ट रिमूव द ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन्स एंड ऑब्टेन अ प्लाज्मिड दैट यूनाइट्स विद द प्लांट सेल विदाउट कॉजिंग एनी हार्म। तो अब प्लांट को कोई हार्म नहीं होगा और वो डीएनए जो हम चाहते हैं वो डीएनए डायरेक्टली इंकॉर्पोरेट हो जाएगा प्लांट के जो डीएनए है उसके साथ, ठीक है। तो इस चीज़ को यूज़ करते हुए हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। सबसे पहले हमारे पास निकल के आता है जो पहला हमारा एप्लीकेशन है वो है प्रोडक्शन ऑफ गोल्डन राइस। अब ये राइस क्या गोल्डन है सच में? क्या इतना ज़्यादा गोल्डन दिखता है? क्या है ऐसा, ऐसे गोल्डन राइस क्यों कहते हैं? बेसिकली होता क्या है कि कुछ एशिया और अफ्रीका के ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा खाने की सुविधा अवेलेबल नहीं है, मतलब वो पूरी तरीके से राइस पर ही खाने के लिए आधारित है, राइस के साथ वो और बहुत सारी चीज़ें कुछ भी नहीं खाते थे, ठीक है। तो होता क्या था, उस एरिया में जो लोग सिर्फ राइस ही खाते थे, तो राइस में विटामिन ए नहीं होती थी, ठीक है, वाइट राइस में विटामिन ए नहीं होता था। तो विटामिन ए नहीं होता था, उन लोग को मिलता नहीं था विटामिन ए, क्योंकि वो राइस खाते रहते थे काफ़ी, मतलब बहुत बड़ा टाइम तक, क्योंकि वही एक स्टेपल फूड था वहाँ पे और कोई मेजर फूड नहीं था। तो होता क्या था, उनमें विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाती थी। विटामिन ए हमको पता है क्या है, विटामिन ए हमारा रेटिनॉल है और जो कि हमें ज़रूरत पड़ती है किसमें, जो हमारी वेबर साइकिल है किसकी, आँखों में जब हमारे कोन सेल्स और रॉड सेल्स का रीजनरेशन होना होता है रोडोप्सिन पिगमेंट का, उसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता है विटामिन ए की कमी होगी तो आई साइट आपकी वीक हो जाएगी, आपको जो डार्क एडेप्टेशन टाइम होता है हमारी आइज़ का वो बढ़ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी। तो ऐसा ही हुआ, तो साइंटिस्ट को ये लगा कि हम अगर मतलब ऐसा क्या होता है इनमें कि यहाँ पे जो प्लांट्स में इस प्लांट में, राइस के प्लांट में ऐसी क्या कमी है कि ये विटामिन ए जो है नहीं बन रहा। अगर हम वो जीन्स जो कि विटामिन ए के प्रिकर्सर को बनाते हैं उसे ऐड कर दें तो हो सकता है कि यहाँ पे भी विटामिन ए जो है वो जो डेफिशिएंसी लोगों को हो रही है राइस लेने से ना हो। तब फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बीटा कैरोटीन जो कि एक प्रिकर्सर होता है विटामिन ए का, उसके जीन्स को इनकॉर्पोरेट करवाया, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाई करके किसमें, राइस प्लांट में। और अल्टीमेटली तब जो राइस बना इस बीटा कैरोटीन की प्रेजेंस की मदद से, वो था उसका कलर गोल्डन, इसीलिए इस राइस का नाम गोल्डन राइस पड़ गया। वो एंजाइम कौन सा था, बेसिकली वाइट राइस में एक एंजाइम की कमी होती है और वो एंजाइम होता है फाइटोइन सिंथेज, ठीक है। ये फाइटोइन सिंथेज जो है रिस्पॉन्सिबल होता है C20 को कन्वर्ट करने के लिए फाइटोइन में। ये एक रेट लिमिटिंग स्टेप होता है बीटा कैरोटीन की सिंथेसिस में। बीटा कैरोटीन वही जो हमको कैरेट में मिलता है, जो हमको टमाटर में मिलता है उसमें, ठीक है। तो बीटा कैरोटीन के सिंथेसिस के लिए ये बहुत ज़रूरी था क्या, फाइटोइन सिंथेस का होना, जो कि इंकॉर्पोरेट करवाया गया जेनेटिकली मॉडिफाई करके। तो इसके साथ साथ और भी जीन्स इंकॉर्पोरेट करवाए गए जो कि पूछ लिए जाते हैं अक्सर एग्जामिनेशन में। क्या कौन कौन से, पहला तो फाइटोइन सिंथेस डैफोडिल से लिया गया,
दूसरा फाइटोइन डीसेचुरेज जो कि लिया गया बैक्टीरिया से। फाइटोइन सिंथेस जीन का नाम है PSY, फाइटोइन डीसेचुरेज का नाम है CRT1 और लाइकोपीन बीटा साइक्लेज LCY ये भी डैफोडिल से लिया गया। तो बेसिकली पूछा यहाँ पे क्या जाता है कि कौन से 3 एंजाइम लिए गए, कौन से 3 एंजाइम के जो लिए गए उसके सोर्स क्या थे या उनके नाम क्या थे, PSY, CRT1 एंड LCY लाइकोपीन बीटा साइक्लेज जो कि डैफोडिल से लिया गया। इन तीनों जीन को इनकॉर्पोरेट करवाया गया व्हाइट राइस में और अल्टीमेटली जो हमारे पास राइस निकल के आया वो कैसा था, गोल्डन राइस। ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली जिरेनिल डाइफॉस्फेट के साथ मिलके फाइटोइन बनाते हैं C40, जहां पे हमें फाइटोइन सिंथेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। अगर वो ना होता या फिर नहीं था व्हाइट राइस में तो ये नहीं बन पा रहा था, सिर्फ जिरेनिल डाइफॉस्फेट तक बन के रह जा रहा था। फिर फाइटोइन डिसेचुरेज इसको कन्वर्ट करता है कैरोटीन में और कैरोटीन कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, लाइकोपीन में, किसकी मदद से, कैरोटीन डीसेचुरेज की मदद से। और फिर उसके बाद लाइकोपीन आइसोमेरेज या अल्फा बीटा लाइकोपीन साइक्लेज जो कि हमने यहाँ पे इंकॉर्पोरेट करवाया है ये इसको कन्वर्ट कर देता है बीटा कैरोटीन में और इसी की हमें ज़रूरत थी। तो इसलिए ये 3 एंजाइम हमने यहाँ पे इंकॉर्पोरेट करवाए। ठीक है, और हमें मिल गया गोल्डन राइस, ये नंबर 2। ठीक है, ये हमारे सामने निकल के आया। ठीक, तो ये पहला हमारे पास मतलब मॉडिफिकेशन था। उसके बाद आया प्रोडक्शन ऑफ स्लो राइपनिंग फ्रूट्स। होता क्या था, इसमें टोमेटो का एग्जाम्पल लिया गया है कि होता क्या था कि पहले टोमेटो की खेती एक जगह होती थी, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। अब उस टमाटर को आप रखो शेल्फ में या उस टमाटर को आप अगर थोड़े दिन तक स्टोर कर लो तो वो टमाटर जो हैं वो ख़राब हो जाते थे। उनके जो ऊपर की आपने देखो पिलपे से हो जाते हैं अजीब से, मतलब एकदम सॉफ्ट से उससे पानी जैसा निकलने लगता है। तो वो चीज़ हमको देखने मिलती थी, टमाटर जो है पूरी तरीके से ख़राब हो जाते थे। ठीक है, तो उसको ओवरकम करने के लिए रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की मदद से एक काम किया गया। क्या काम किया गया, एंजाइम पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज को इनहिबिट कर दिया गया, या हम ये कह लें उसको स्लो डाउन कर दिया गया। इनहिबिट करके जो हमारी राइपनिंग थी किसकी मदद से, पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज एंजाइम को इनहिबिट करके जो हमारी राइपनिंग की प्रोसेस थी उसको स्लो डाउन कर दिया गया। ये पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज क्या करता है, ये पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज असल में जो पेक्टिन होता है उसको ब्रेक करने का काम करता है। अल्फा 1,4 जो हमारा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है उसको ब्रेक करने का काम करता है पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज। तो पेक्टिन को ब्रेक नहीं करोगे तो हमारा जो आउटर सेल वॉल है, जो आउटर कवरिंग है, उसको बचा के रखा जा सकता है लंबे समय तक। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जो राइपनिंग थी वो डिले हुई और रॉटिंग से थोड़ा सा रेजिस्टेंट हमको मिला। तो ये भी हमने किसकी मदद से किया, ये हमने किया जो हमारा ये हमने किया अपना रिकॉम्बिनेशन DNA टेक्नोलॉजी की मदद से पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज एंजाइम को इनहिबिट करके। और अल्टीमेटली जो टोमेटो सामने निकल के आया वो आया, उसका नाम दिया गया फ्लेवर सावर टोमेटो। और यहाँ पे जो टेक्निक यूज़ करी गई थी वो यूज़ करी थी मतलब एंटीसेंस RNA टेक्निक। यहाँ पे एंटीसेंस RNA यूज़ किया गया था mRNA के लिए। किसका mRNA, पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज का mRNA, उसके अगेंस्ट एंटीसेंस RNA यूज़ किया गया था। तो ये निकला mRNA और ये आ गया एंटीसेंस RNA। ये दोनों आपस में डबल स्ट्रैंडेड RNA बना लेते हैं और अल्टीमेटली इसका ट्रांसलेशन नहीं हो पाता, ये एंजाइम नहीं बन पाता। ठीक है, इसके बाद हमें पता चलते हैं हर्बिसाइड रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जिनको हमने इस तरीके से बनाया कि जो हर्बिसाइड हम यूज़ करते हैं, जो कि हम खरपतवार के लिए, वीट के लिए यूज़ करते हैं, उसका असर प्लांट्स पे ना पड़े। ठीक है, तो एक हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट जो है जिसको हम कहते हैं ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट, उसको बनाने के लिए हमने क्या किया, टू क्रिएट ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट द EPSP सिंथेज enzyme EPSP synthase gene from bacteria is fused to a promoter such as promoter from the cauliflower mosaic virus। हमने क्या किया, जीन लिया EPSP सिंथेज और उस एक प्रमोटर लिया कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस, दोनों को जोड़ा और फिर उसको इंकॉर्पोरेट करवाया प्लांट में और अल्टीमेटली हमारे पास जो प्लांट बन के आया वो ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट था। ठीक है, और ये हमने किया कैसे,
सेम नॉर्मल सा फिनोमेना। ये वायरल प्रमोटर हमारा जो कि हमने कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस से लिया है, टर्मिनेशन सिग्नल है हमारा, और ईपीएसपी सिंथेस एंजाइम है। इन तीनों को हमने जोड़ दिया, इनका फ्यूजन करा दिया और टीआई प्लाज्मिड में इसको इंकॉर्पोरेट करवा दिया। टीआई प्लाज्मिड में इंकॉर्पोरेट करवाने के बाद ये जो हमारा प्लाज्मिड है ये इंसर्ट हो गया किसमें, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिकेशंस में। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिकेशंस की मदद से ये टी डीएनए ट्रांसफर हो गया प्लांट सेल में, और अल्टीमेटली हमको देखने को मिला क्या, ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंस अपने प्लांट्स में। ठीक है, तो प्लांट हमारे जो बने वो कैसे हो गए, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट। इसके साथ साथ इंसेक्ट रेजिस्टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी का, जिसने पूरी सोच ही बदल दी एकदम। मतलब जब आरडीटी एकदम अपने शुमार पे आई तो उसने सबसे पहले इंसेक्ट रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए, और उसमें से सबसे पहला है बीटी कॉटन। जब भी एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट की बात आएगी उसमें बीटी कॉटन का नाम जरूर आएगा। तो बेसिकली बीटी जो है यहाँ पे ये एक बैक्टीरिया है, बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस, एक ग्राम पॉजिटिव सॉइल बैक्टीरिया है जो कि क्रिस्टलाइन टॉक्सिन बनाता है। ठीक है, ऑन स्पोरुलेशन कोडेड बाय क्राई जीन्स। ठीक है, तो इन क्राई जीन्स को इन बैक्टीरिया से निकाल के प्लांट्स में इंकॉर्पोरेट करवाया गया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिकेशंस की मदद से। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिकेशंस हर जगह यूज हुआ है प्लांट में। ठीक है, तो इन क्राई जीन्स को निकाल के टी डीएनए में एसोसिएट करवाया और फिर उस टी डीएनए को एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिकेशंस की मदद से इंकॉर्पोरेट करवा दिया प्लांट में। अब जब ये प्लांट में आ गए, कौन से जीन्स, क्राई A1C और क्राई A2B। ठीक है, क्राई 1AC और क्राई 2AB, इन दोनों को हमने इंकॉर्पोरेट करवाया किसमें, जो हमारा कॉटन है प्लांट उसमें। कॉटन प्लांट में होता क्या था कि जो इंसेक्ट होते थे छोटे छोटे, वो इंसेक्ट उसको खा के खराब कर देते थे। हम नहीं चाहते थे कि इंसेक्ट उस पूरे फसल को खराब करे, तो हमने उस इंसेक्ट को किल करने के लिए वो टॉक्सिन का प्रयोग किया जो कि क्राई जीन्स के द्वारा सिंथेसाइज किया जाता था ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। ठीक है, तो इसको एक खास बात है, मतलब ये जो क्राई प्रोटीन्स, ये जो क्राई जीन्स हैं, ये जो टॉक्सिन बनाते हैं, ये टॉक्सिन इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है, या हम ये कह रहे हैं इनएक्टिव या जाइमोजेन की फॉर्म में होता है, जो कि एक्टिव होता है सिर्फ बेसिक पीएच पे। जब पीएच बेसिक मिलती है तब ये एक्टिव होता है। ठीक है, तो एक खास बात थी इसकी कि जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, उन इंसेक्ट्स की जो गट होती है, ठीक है, उन इंसेक्ट की जो गट होती है वो बेसिक होती है, एल्केलाइन। ठीक, तो होता क्या है कि वो इसको मतलब इंजेस्ट करते हैं, उनकी गट में ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उनकी एपिथेलियम को, गट की एपिथेलियम को डैमेज कर देता है, और अल्टीमेटली वहाँ पे जो इंसेक्ट्स हैं वो कोई भी फूड डाइजेस्ट नहीं कर पाते, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, और अल्टीमेटली मतलब भूख के मारे मर जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रांसजेनिक कॉटन, टोमेटो, पोटैटो, टोबैको ये सब बनाए गए, ब्रिंजल भी बनाया गया, लेकिन अभी तक उनको मंजूरी नहीं मिली है, कॉटन को मिल गई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि वो हमारी इंसेक्ट, हमारी गट में भी एक्टिव उसमें कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि हमारी गट एसिडिक होती है। ठीक है, और ये बेसिक में एक्टिवेट होता है, एल्कलाइन में। ठीक है, लेकिन उसे अभी तक वो मानते नहीं साइंटिस्ट। तो होता क्या, इस तरह का प्लांट है, इस प्लांट ने क्या किया, मतलब क्रिस्टल और स्पोर जो है वो इंजेस्ट किए, खाए, उसके मतलब गट में जाके ये एक्टिवेट हो गए। ठीक है, और एक्टिवेट होने के बाद वहाँ पे उन्होंने पोर्स क्रिएट कर दिए। पोर्स क्रिएट हुए तो अल्टीमेटली वहाँ पे लीकेज हुआ स्मॉल आयंस और मॉलिक्यूल्स का, और अल्टीमेटली वो स्टारवेशन की मदद से मर गए। ठीक है, और प्लांट हमारा कैसा हो गया, इंसेक्ट रेजिस्टेंट। इस तरीके से और भी ढेर सारे ट्रांसजेनिक प्लांट जो हैं वो बनाए गए हैं। यहाँ पे मैंने इसको रखा हुआ है एक साथ, जिसमें आप देख सकते हो कि कौन से जीन्स जो है वो यूज़ किए गए और किस तरीके का रेजिस्टेंट उनको प्रोवाइड हुआ। टोबैको, टोमेटो, पोटैटो, कॉटन, राइस, व्हीट, मेज, शुगर केन, सोयाबीन, शुगर बीट। ठीक है, जिसमें इन जीन्स को इस्तेमाल करते हुए उनको इतनी सारी चीज़ों से रेजिस्टेंट प्रोवाइड किया गया। ओके, तो दैट इज लाइक दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो ये सारे थे हमारे एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट्स, एग्रीकल्चरल जो हमको देखने को मिल रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं। ओके, तो आई होप यू फाइंड दिस हेल्पफुल। डू लेट अस नो, डू ज्वाइन द यूट्यूब गुरुमंत्र चैनल एंड टेलीग्राम चैनल गुरुमंत्र फॉर डिस्कशन। थैंक यू सो मच।